नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस नीट के बेहतरीन सीरीज में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, और ये बच्चे ने बोला आपका मैथ अगर सही हुआ है तो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। आप जरूर रहिए, बहुत हम लोग कोशिश करते हैं कंटेंट पे कि आप तक एकदम बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर ये 4 है आज हमारा, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बहुत छोटे छोटे टर्म्स को सीखेंगे, जिस टर्म्स के कारण आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आपके फंसते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स का नाम है कोऑर्डिनेट, सीखेंगे ज्योमेट्री, ग्राफ को सीखेंगे, लॉग को सीखेंगे, जियोमेट्री के सीखेंगे, जो शेप वेप होता है उसको सीखेंगे। तो आज बहुत ही प्यारा सा लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसका नाम है लॉग। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, आखिर ये लॉगरिथम क्या है। तो हम तो यहाँ डेफिनेशन के लिए आए नहीं है, हम लोग यहाँ पर आए हुए ये बात करने हुए कि भैया ये लॉग आखिर होता क्या है, कैसे हम इस्तेमाल करें उसका फिजिक्स में। तो चलिए मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। जैसे मान के चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ 8, ठीक, और यहाँ पे 8 से पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4। ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो। मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो हम लोग कहते हैं 2 गुने 2, या इसको ऐसे कह सकते हैं 2 के पावर 2। ठीक, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो लिख सकते हैं 2, यानी 2 के पावर 1। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है मान के चलिए 8, ठीक है, यानी 2 के पावर 3। बड़ी आराम से देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 16, ठीक है, 2 के पावर 4। ठीक है, इस तरह से चीजें हमारे सामने दी गई है। तो हमें कहता है कि भैया इस जो हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका कोई और भी मेथड है जिससे हम इन सारे चीजों को आसानी से समझ सके। बोलना हाँ लॉग है। बोले क्या लॉग है, नहीं समझे। तो लॉग कहता है लॉग 2 का मान किसके आधार पर, 2 के आधार पर, तो कितना पावर आएगा, 1 पावर आएगा। मतलब अगर 2 को 2 के आधार पे बांटा जाए तो कितना पावर आएगा, 1 पावर आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इसी प्रकार मैं यहां पे कहता हूं लॉग 4 का मान चाहिए किसके आधार पर, 2 के आधार पे, तो बताइए कितना पावर आएगा, तो 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नहीं समझे, इसको देखिए। लॉग 8 की वैल्यू किसके आधार पे, 2 के आधार पर, कितना पावर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब 16 को देखिए, मैं बोलूंगा लॉग 16 का मान चाहिए किसके आधार पे, 2 के आधार पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो लॉग एक तरीका है जो किसी भी वैल्यू का उसके बेस के आधार पे पावर को बताता है। किसको बताता है, पावर को। चलिए इसका मैं एक और आपको डेमो दिखाता हूं। सपोज कीजिए यहां पर कि 9 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा, 3 गुने 3। तो अगर मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका लॉग में देखना चाहूं तो मैं बोलूंगा लॉग 9 का मान बताइए किसके आधार पे, 3 के आधार पे। तो आपका इसका जो पावर है वो पावर हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। इसी को लॉग कहते हैं। यही बेसिक सा तरीका है, पावर निकालने को लॉग कहते हैं, बेस किसके आधार पे। तो आप सपोज कीजिए यहां पे लिखा हुआ है 81, तो कैसे लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। तो अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि लॉग 81 का मान 3 के आधार पर 4 आया है, लेकिन अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना प्यारे बच्चों, 9 गुने 9, मतलब 9 के पावर 2। तो इसी 81 को अगर मैं अब लिखना चाहता हूं लॉग 81, लेकिन किसके बेस पर, 9 के बेस पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो आप कहिएगा सर लॉग 81 का मान 4 होता है और लॉग 81 का मान 2 भी होता है। हाँ, अगर आप आधार बदलिएगा तो यहाँ पावर बदल जाएगा ना, 2 के आधार पे तोड़िएगा, 2 के पावर पे तोड़िएगा तो वैल्यू कुछ और आएगा।
4 के पावर पे छोड़िएगा तो कुछ और आएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब लॉग किसे कहते हैं तो एकदम बेसिक सा बात है, किसी वैल्यू को उसके बेस की तुलना में पावर बता दे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक तरीके से। आप कोई परिभाषा मारे तो वो सब अपना मैथ वगैरह में कीजिए, हमारा काम था आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर इसी के आधार पे हम लोग कुछ फॉर्मूला को लिखे, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1, और 2 के आधार पे तोड़ना है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो किसी का भी पावर 0 होगा तो वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं लॉग 1 का मान किसके आधार पे, 2 के आधार पे। तो क्या आंसर आएगा, 0। ठीक, और अगर यहाँ पे मान के चलिए 2 है और 2 के पावर 1, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग जो है उसी के आधार पर, तो कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सा फॉर्मेट रहा जो मैंने आपको बता दिया। अब कहिएगा क्या सर इस पे कुछ फॉर्मूला भी काम करता है या कितने प्रकार के लॉग होते हैं। देखिएगा लॉग यहाँ पे हम 2 प्रकार के लॉग की बात करते हैं। 2 प्रकार की लॉग है, एक को बोलते हैं नेचुरल लॉग, है ना, नेचुरल लॉग, और एक को बोलते हैं प्यारे बच्चों कॉमन लॉग। ठीक है, कॉमन लॉग। आपको पता है नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग क्यों, ये नाम 2 ही प्रकार के क्यों बटे, इसके पीछे कुछ कारण है। मैथ वाले सर आपको अच्छे से बताएंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। देखिए इसका कारण क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि प्रकृति कभी भी किसी चीज को सीधा नहीं बनाई है आज तक। बताइए, तो प्रकृति ने कभी भी डीएनए से लेकर पृथ्वी से लेकर कुछ भी आज तक सीधा नहीं बनाया। एक भी हो तो एग्जाम्पल देखा हो तो आप एग्जाम्पल देके दिखाइए कमेंट सेक्शन में। प्रकृति ने हर चीज को टेढ़ा बनाया है। टेढ़ा का मतलब होता है एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ा है, तो इसीलिए इसका नाम एक्सपोनेंशियल को ई बोलते हैं। ठीक है ना, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.7। ठीक है, आगे भी होता है, छोड़ो ना उतना, तो पकड़ के चलिए। तो बोला कि जिस लॉग का बेस आधार पहले 2-3 अपने मन से लेते थे, लेकिन जब हम प्राकृतिक घटनाओं का फिजिक्स में अध्ययन करेंगे तो इसी के आधार पर चलेंगे, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी चीज को टेढ़ा और सीधा नहीं बनाती। तो उसका आधार क्या रखेंगे, ई। और किसी का भी मान निकाल सकते हैं, मान लीजिए वाई का मान निकाल रहे हैं, तो जिसके बेस में कितना हो, ई, ई मतलब एक्सपोनेंट हो, प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया हुआ चीज हो, उसको बोलेंगे नेचुरल लॉ। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने, कई जो हम लोग हैं, उसको इस बेस पे तोड़ना मुश्किल लगता है, तो सबसे कॉमन बेस बना लिया 10। कितना बना लिया, 10। बोला 10 ले लो, 10 का स्क्वायर, 10 का 3, 10 का 4, 10 का 5, ये तोड़ना आसान होता है। 10 के पावर 2 100, 10 के पावर 3 1000, 10 के पावर 4 10,000। बात समझ में आ रहा है। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, इसका बेस जो तुम ई माने हो, इसके बेस को 10 मान लो। तो अगर लॉग का बेस 10 हो, है ना, तो इस जिसका बेस 10 हो उसे बोलेंगे कॉमन लॉग, और जिसका बेस ई हो उसे बोलेंगे नेचुरल लॉग। तो आपको समझ में आ गया। तो केमिस्ट्री में भी देखिएगा, फिजिक्स में भी देखिएगा, तो आपको अधिकतर जगह इस्तेमाल होता है ई का। क्यों होता है ई का, बदल उसको बदल, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं सारा कुछ किस पे निर्भर है, ई पर है। लेकिन अपने हम लोग कॉमन, थोड़ा कैलकुलेशन आसान के लिए हम लोग किस पे चले जाते हैं, कॉमन यानी बेस 10 कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जाता है, हम कई बच्चों को देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिखते हैं एल एन वाई। लॉग वाई, अगर इसका बेस ई है तो उसको बोलते हैं एल एन वाई, और इसको सीधे लिखते हैं लॉग वाई। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के चीजों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चलिए, इसका कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लेते हैं, वो आपको पता ही होगा कि अगर लॉग में a इंटू बी है तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए लॉग a प्लस लॉग बी। ठीक है, अगर हमारे पास ये है लॉग a बट्टे बी, तो ऐसे हालात में कुछ मत कीजिए, लॉग a माइनस लॉग बी। अगर आपके पास यहाँ पावर है लॉग a के पावर m, तो कुछ मत कीजिए, m को बाहर भेज दीजिए और यहाँ हो जाएगा लॉग a। ठीक है, तो इस तरह से हमने लॉग की सारी चीजों को लगभग लगभग देख लिया। इतना ही लॉग हमको काम आएगा, इससे अधिक की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है, नीट में इससे अधिक की आवश्यकता नहीं, और जहां कभी पड़ गया ऐसे ऐसे क्वेश्चन से पढ़ा तो सीख लेंगे वहां पर, इतना क्या लेके चलना लोग। ठीक है, चलिए अब एक एक्सपोनेंट की कहानी आपने सुना होगा। एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर मान के चलिए 10 के पावर, ठीक है, या 10 से अच्छा मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ, a के पावर m है,
ठीक, प्लस ए के पावर एन है, ठीक है, एन है, तो इसको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चुपचाप इसको हम लोग नॉर्मली जोड़ घटाव करेंगे। लेकिन अगर यही आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर ए के पावर एम है और ए के पावर एन है तो कुछ नहीं करेंगे, ए एम, और ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा ए के पावर माइनस एन, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा ए के पावर एन एम माइनस एन। अब बताइए ए के पावर, अगर एक ए बट्टा बी है और पावर यहाँ दोनों पर दिया हुआ है एम, तो क्या लिखेंगे, ए के पावर एम बट्टा बी के पावर एम, सिंपल लिखेंगे। और अगर मान के चलिए किसी का पावर एम है और उसका पावर भी एन है, तो कुछ नहीं कीजिए, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डेमो दे देता हूं, मान लीजिए 10 के पावर 4 है, माइनस 4 है, ऊपर 2 है, तो ऐसा मत कर देना 16, 10 के पावर माइनस 4 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने लॉग और एक्सपोनेंट वाली कहानी को समझ गए, अब चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, ठीक है ना। कहाँ चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता ढूंढने, ठीक है, क्या कि किसी पॉइंट का लोकेशन क्या होता है, उसी चीज के लिए हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास ये टर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब किसी, इसे सुनकर क्या हमारे अंदर वाइब्स आती है, इसका मतलब है हमारे पास पता, पता मतलब लोकेशन, हमको एड्रेस बताएगा, कहिएगा एड्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो कि तुम किसी जगह पे एरोप्लेन में, अभी यहाँ हो तुम ना बोलते पोल से बगल में चले आओ, गांधी मैदान से इधर घूम जाओ, लेकिन सपोज करो अगर तुम किसी ऐसे जगह पर हो जिसका आपको ज्यादा आइडिया ना हो, जैसे कि एरोप्लेन में हो, तो एरोप्लेन में तो सब एक जैसा नजर आता है, बादल के फाड़ के थोड़ी ना बाहर से देखिए कहाँ से है, नीचे क्या है, वो तो बहुत ऊपर रहता है। तो क्या वहां पे सारा एक जैसा इन्वायरमेंट नजर आएगा, तुमको क्या पता तुम पंजाब में उड़ रहे हो कि तुम कहाँ उड़ रहे हो, बस तुम तो ऊपर उड़ रहे हो और ऊपर आकाश सब एक जैसा होता है। तो वहां पे लोकेशन, वहां पे कोऑर्डिनेट की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता तो नीचे वाली चीजों में ही पड़ती है, लेकिन वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब सारे लोकेशन एक जैसे है, जब समंदर में जाइएगा सारा पानी एक जैसा नजर आएगा, तो पता नहीं चलेगा आप जा किधर रहे। तो वहां पर उस जगह पे कोऑर्डिनेट यानी पता की बहुत आवश्यकता होती है। तो वैसे ही प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट का मतलब हमको पता करने के लिए एक हम पॉइंट लेते हैं जिसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन ओ, जिसको 0 0 भी कहते हैं, है ना, ओरिजिन ओ। ओरिजिन वह एक बिंदु होता है जहां से हम बाकी को रिफरेंस मानते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए एक जहाज है, मतलब कि पानी वाला जहाज है, और वो अगर मान के चलिए मुंबई से थोड़ा आगे है, तो मुंबई वाला अगर अपने आप को मेन मानेगा तो क्या बोलेगा, बस आप पहुंचिए गए, थोड़ा दूर और है। लेकिन जो अमेरिका अपने आप को मेन माने क्या बोलेगा, पता नहीं जाना था, वो तो आना था इसको अमेरिका, और बताओ तो मुंबई चला गया, कितना दूर चला गया, तो उसके लिए ओरिजिन हुआ, तो तुम दूर हो गए। मुंबई वाला अपना ओरिजिन मानेगा तो तुम पास हो गए। तो ओरिजिन मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जिस जगह से आप दूरी को मापते हैं, सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो फिक्स पॉइंट आपने लिया है, जहां से आप खुद को फिक्स करके बाकी को एक्सिस को अपने दूरी के अकॉर्डिंग नाप रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम लोग एक एक्सिस को लिखते हैं एक्स एक्सिस, एक एक्सिस को लिखते हैं वाई एक्सिस, ठीक। और अगर मान के चलिए 0 0 था, अब कोई चीज यहां है, इसका मतलब हुआ कि वो एक्स में इतना चला होगा, एक्स, और वाई में इतना चला होगा, वाई, ठीक। तो इसको बोलते हैं एक्स वाई, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हुई, एक्स वाई, मतलब अब ये कहां पहुंच गया, एक्स वाई पर, ठीक है। अब ये कहां पहुंच गया, अब हुआ एक्स वाई पर। अब एक सवाल आता है, ठीक, जरूरी नहीं है कि सब कुछ 0 से ही चले। हम बोलेंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सपोज कीजिए कोई आदमी यहां से चल रहा है, ठीक है, इस जगह से चल रहा है, तो इस जगह की जो हमने कोऑर्डिनेट माना है, वो माना है x1 y1, मतलब मान के चलिए ये आदमी x में बढ़ा होगा x1 और y में बढ़ा होगा y1, ठीक है, इतना बढ़ा होगा, ठीक।
इतना ये बढ़ा होगा, ठीक है, ये x1 होगा और ये y1 होगा, ठीक है। और अब ये क्या किया है, अपने आप को बढ़ाकर इस बिंदु से यहां ले आया है, तो अब इसकी जो फाइनल पोजीशन वो हो जाएगी, वो होगी x2 और y2, ठीक है। तो अब ये आदमी फाइनली पहुंच चुका है इस वाले पोजीशन पे। तो बताइए, तो ये यहां x2 हुआ और ये यहां y2 हुआ। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी x1 है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x2 है। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहां से यहां तक की दूरी y1 है और यहां से यहां तक की दूरी y2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए तो प्यारे बच्चों, ये दूरी कितना होगा? तो आप कहिएगा सर ये दूरी, तो ये पूरे x2, ये x1, तो ये दूरी होगी x2 माइनस x1। अच्छा, और ये दूरी कितनी होगी? तो कहिएगा सर ये पूरा y2, ये y1, तो ये दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसको बोल देता हूं a, इसको बोल देता हूं b और इसको बोल देता हूं c, ठीक। एक आदमी a से कहां चला, c चला, मतलब हमको ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी, ये कितना होगा? तो कैसे पता करेंगे? आपको नहीं लग रहा है ये त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होगा रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो ये R की वैल्यू होगी रूट अंडर, बताइए तो BC की जगह क्या होगा और इसके जगह पर AC की जगह, तो x स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इसके जगह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और अगर मान के चलिए एगो और कोऑर्डिनेट होता, जो कि 2D बोर्ड है इसलिए मैंने एक्स वाई माना है, लेकिन आपको पता है ना कोऑर्डिनेट 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। तो अगर ये और होता तो एक और जुड़ जाता जिसको हम लोग बोलते हैं Z2 माइनस Z1। अगर 3 होता तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आया, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। अब आपको एक बात बताइएगा, इसी में एक बात बताइएगा, इसको बोलते हैं थीटा। ये कितना झुका हुआ है, ये थीटा ही डिसाइड कर रहा है। ये और झुकेगा तो थीटा कम जाएगा, और थीटा कम जाएगा, और उठेगा तो थीटा बढ़ जाएगा। तो ये कितना झुका हुआ है वह कौन डिसाइड कर रहा है, थीटा। तो जो झुका हुआ होता है उसको थीटा डिसाइड कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बुआ? स्लोप। क्या बोलते हैं बुआ? स्लोप। अब कहिएगा ये स्लोप का मतलब क्या होता है? तो स्लोप का मतलब होता है कितना ये झुका हुआ है ना, बोलते हैं हमारे घर का स्लोपिंग, मतलब कितना झुका हुआ है, थोड़ा स्लोपिंग और कीजिएगा ताकि पानी निकल जाए। तो स्लोपिंग का मतलब क्या होता है सुनिएगा, ये स्लोप है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये डिपेंड करता है इस पर और ये डिपेंड करता है इस पर। और आपको पता है थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के सामने वाले को कर्ण यानी एच कहते हैं, और नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो आप बताइए हमको ये निकालना है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस में संबंध बताने वाला को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। तो कोई आपसे पूछेगा भैया स्लोप को tan थीटा ही क्यों कहते हैं, तो कहिएगा ये कितना उठेगा और कितना झुकेगा वो y पर डिपेंड करेगा। y का मान बढ़ाइएगा तो ये और स्लोप बढ़ जाएगा, y के मान घटाइएगा तो स्लोपिंग और घट जाएगा। तो y और x पर कौन डिपेंड करता है बुआ? इसका स्लोपिंग, इसका थीटा। और y और x एक्सिस पे जो डिपेंड कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस पर जो डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग tan थीटा कहते हैं। तो tan थीटा का मान होता है P/B। तो आप बताइए स्लोप मतलब tan थीटा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा, बोलिए तो परपेंडिकुलर बराबर y2 माइनस y1, और बेस बराबर, तो बेस बराबर होगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो आई होप आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के बाद कोई बोलेगा स्लोप निकालिए तो ये निकाल दीजिएगा, tan थीटा निकाल दीजिएगा।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलेगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और अगर z मिले तो z का भी, नहीं मिले तो वहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा काम था और इससे हमारा मोटा मोटी सारा काम निकल जाएगा। तो आई होप आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा होगा, और इस पे चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कहता है क्वेश्चन है फॉर पॉइंट, हमें पॉइंट दिया हुआ है 2 और 14। ठीक है, तो एक बात बताइए, x बराबर कितना, हमारे पास कुछ इस तरह से अगर मैं पिक्चर को बना लूं, ठीक है, तो हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 14। इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस पर आपको 2 चलना है, ठीक, और y एक्सिस पे आपको कितना चलना है, 14 चलना है। ठीक है, तो यहां पे कहता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। देखो बुआ, इसको एब्सिसा कहते हैं, ठीक है, और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा एब्सिसा, तो बोलिएगा 2 मीटर फ्रॉम, 2 मीटर कहां से दूर है बुआ, वाई एक्सिस से। अगर पूछेगा ये पॉइंट कितना दूर है, तो एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस में कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से 2 मीटर, फ्रॉम वाई एक्सिस। और कोई पूछेगा बुआ ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट में बोलिएगा प्यारे बच्चों 14 मीटर वाई एक्सिस पर है, तो कितना दूरी होगा एक्स एक्सिस से, 14 मीटर कहां से है, तो फ्रॉम कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं मीटर में दूरी मान के बना रहा हूं, बन गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इसमें कह रहा था कि हमें अब शीशा और ऑर्डिनेट निकाल के दिखाइए। अब कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि ए का ऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, दूसरे का ये दिया हुआ, आप ध्यान से देखिएगा। a1 बराबर माइनस ना, a1 नहीं, a1 नहीं, x1। ठीक है, तो x1 बराबर कितना है, -9, और y1 बराबर कितना है, तो a। ठीक, अब बताइएगा x2 बराबर कितना है, तो 3, और y2 बराबर कितना है, तो 3। ठीक, और हमको बोल रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है, मतलब कि वो कितना दिया हुआ है, 13, मतलब r की वैल्यू कितनी दी गई है, 13। हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने पढ़ाया था r बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर z तो है ही नहीं, तो z लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहां पर स्क्वायर हटाऊंगा, तो यहां से रूट हट के यहां पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, दोनों तरफ पे स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, x2, x2 का मान 3 है, 3 माइनस, और इसका माइनस कितना है, -9 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस a। ठीक है, अब जरा देखते हैं, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी होगा तो ये ऊपर उसको प्लस कर देगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर भेज दो, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 3 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 169 125, सॉरी 125 बोले, ये आ जाएगा 144। ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +-5 बराबर 3 माइनस ए। तो बताइए ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे +-5। ठीक है, तो ए बराबर, तो ये 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बुआ, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस निकलेंगे, एक 5 बराबर 3 माइनस ए, और एक कितना निकलेगा
-5 बराबर 3 -8। यहाँ से बताइए तो a बराबर कितना आ जाएगा, -2। और यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा बुआ, एक अगर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे सामने आ गई कि ए की वैल्यू ये दो हमारे सामने हो सकते हैं। तो चलिए, ये आपको कहानी समझ में आ गया। तो ये इतना सिंपल से तो कहानी थी आपको। ठीक है, तो चलिए इसी पे हम लोग कोऑर्डिनेट को समझ चुके हैं। एक और सवाल है, देखिए। कहता है डॉग जो है वो कुछ कह रहा है, ए डॉग वांट टू कैच ए कैट। एक डॉग चाहता है मैं कैट को पकड़ लूं, बिल्ली को, है ना। वो डॉग फॉलो करता है पाथ किस इक्वेशन से, y माइनस एक्स बराबर 0। y माइनस एक्स बराबर 0, तो कह सकते हैं y बराबर एक्स। ठीक है, फिर कहता है जबकि कैट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो ये है। ठीक, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8। तो हमको बताना है कि कैच करने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो सिंपल सी बात है, एक्स बराबर वाई है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स बराबर तो वाई है। तो क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर बराबर 8। ठीक, कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-2। और जो एक्स का मान आएगा वही वाई का मान भी आएगा, तो वाई बराबर क्या होगा, +-2। मतलब दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, 2 2 और -2 2। ठीक है, क्योंकि दो बार प्लस में दो बार माइनस में, तो इस दो पोजीशन से वो कैट को जाकर क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। तो बेसिक सा है, इसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को बना लेना है। काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमने कोऑर्डिनेट खत्म किया है। अब कोऑर्डिनेट के बाद हमें चलना है जियोमेट्री पर। जियोमेट्री पे चले या फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ग्राफ के बारे में। शायद ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, ग्राफ के बाद हम लोग चलेंगे ज्योमेट्री पर, फिर हमारी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो चलिए पहले ग्राफ को सीखते हैं थोड़ा सा। सवाल है, तो अब सवाल है ग्राफ के बारे में जानने का। देखो बच्चे लोग, ग्राफ क्या है, ग्राफ एग्जैक्टली में जरूरत कहां पड़ती है, जब दो चीजें को, अगर कोई चीज एक बदल रही है दूसरे की तुलना में, तो वो दो चीजों को एक साथ समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये पता कर सके कि इस पॉइंट पर इसके साथ क्या रिलेशन और कहां पे था, फिर इस पॉइंट पर इसके साथ क्या रिलेशन और कहां पे था। इन्हीं चीज को समझने के लिए सबसे पहले ग्राफ को अगर मैं देखा जाए तो मैं दो कंपोनेंट पे एक्स और वाई में तोड़ता हूं। तो सबसे पहले ग्राफ किस किस चीज के लिए दिखाऊंगा, तो सबसे पहले मान के चलिए मैं दिखाता हूं स्ट्रेट लाइन के लिए। तो स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ अगर आप देखिएगा, तो यहां पर इसका जो इक्वेशन होता है वो हो जाएगा आपको y बराबर एम एक्स प्लस सी। जहां पर m क्या है, तो m का मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब ग्राफ कितना झुका होगा। ठीक है, अब चलो इसको समझाता हूं जरा सा। तो अभी इसमें से c को हटा दो, एक्स है, वाई है। अब क्या हो रहा है, अगर x का मान 1 होगा तो y का मान भी यहाँ पे कुछ होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और ये कितना झुका होगा, अगर मैं चाहूं तो इसका इतना भी झुका सकता हूं, इतना भी झुका सकता हूं। ठीक है ना, तो ये मैं यहाँ 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 जितना चाहे उतना झुका के लिख सकता हूं। तो ये झुकाना आपके ऊपर है, तो मैंने ये लिया। तो कहने का मतलब ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा, और इसी थीटा को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर tan थीटा, और tan थीटा ही तो m है, ये मतलब स्लोप। ठीक है, तो ये कितना झुका होगा। और यहाँ पर देखिए 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो y बराबर कौन सा फॉर्मूला है, mx। तो अगर ऐसा रहेगा तो समझ जाइएगा कि अगर ये इक्वेशन पे फॉलो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और चालू कहां से होगा, 0 से होगा। ठीक, लेकिन अगर इसी ग्राफ में पहला नंबर में ये a नंबर था, अब अगर b नंबर आ जाए, b का मतलब हुआ y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और अभी हमारा m या थीटा पॉजिटिव में है। ठीक है, बताता हूँ क्यों पॉजिटिव में है, क्योंकि यदि tan थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हुआ तो वो पॉजिटिव में होगा। खैर इस पर मत लइए, आगे देखता हूँ इसको। तो सबसे पहले ये बात बताइए इसमें क्या अंतर है। इसमें अंतर ये है कि y बराबर एम एक्स, ये भी ठीक है, लेकिन प्लस सी मतलब ये थोड़ा ऊपर से चालू होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, तो देखिए वाई एक्सिस पे कितना ऊपर है, सी ऊपर है, इसीलिए सी मैंने जोड़ दिया है। अगर ये 0 से चालू होता तो ये सी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि ये थोड़ा ऊपर से चालू हो रहा है, इसीलिए जितना ऊपर से चालू होगा हम वाई एक्सिस पे उतना ऊपर उठा के देखेंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए सी नंबर है,
एम एक्स माइनस सी। ठीक, तो ऐसे हालात में ग्राफ कैसे बनेंगे? अब देखो, ये एंगल उतना ही है, एंगल उतना ही है, बस अब थोड़ा ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन से नीचे, यानी सी माइनस सी, इसीलिए वाई में घटा दिया। अगर जीरो से चालू हो तो यहां से चालू करेंगे, प्लस कुछ जुड़ा हुआ हो थोड़ा ऊपर करेंगे, और अगर माइनस हो तो थोड़ा कहाँ हुआ, नीचे। तो ये हमारा किसका ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन का। अब सुनिएगा, अगर मान के चलिए यहां पर ऐसा दिया हुआ है, मतलब आपका ये जो एम है वो प्लस में नहीं माइनस में, ये कैसे हुआ? तो आपको पता है ना, एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा पॉजिटिव कितना डिग्री से कितना डिग्री होता है, 0 से 90। टेन जीरो का मान जीरो, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3। तो ये सारा प्लस में है कि नहीं? लेकिन जैसे ही आप थीटा को 90 से प्लस कीजिएगा, तो आपका जो टेन थीटा का मान है, अगर 90 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आपको पता है टेन थीटा का मान निगेटिव में आना चालू हो जाएगा, क्योंकि 90 से बड़ा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट टेन का नहीं होता बल्कि साइन का होता है। ट्रिगो वाला लेक्चर में जाके देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका एम किस में आएगा, पॉजिटिव में नहीं बल्कि किस में आएगा, निगेटिव में। तो आपका ये जो ग्राफ है वो इस तरह से हो जाएगा, वाई एक्स, और ये जो एंगल है वो पहले थीटा 90 से छोटा होता था, 90 इसको बोलते हैं, और अब ये 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया है। तो जैसे ही 90 से बड़ा होगा तो बढ़ने के बजाय क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गए स्ट्रेट लाइन के। बहुत अच्छा, आपको ग्राफ वाली कहानी बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन के बाद अब आता है प्यारे बच्चों दूसरा में, जिसको सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब हम सर्कल के इक्वेशन देखेंगे और सर्कल का ग्राफ देखेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये सर्कल का ग्राफ है। ठीक, और इसमें देखिए, एक्स हो वाई हो, इस दोनों को तुम कहीं भी जोड़ लो, यहां जोड़ोगे तब भी रेडियस आ रहेगा, 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 यहां जोड़ोगे तब भी रेडियस आ रहेगा। तो सब जगह रेडियस एक समान होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर। क्योंकि एक्स या वाई कुछ भी हो, लेकिन हमेशा आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, आर आएगा, मतलब आपको जो हाइपोटेनस है वो कितना आएगा, आर आएगा। इसीलिए ये इक्वेशन ये फॉलो करता है। तीसरा के बाद तीसरा, इलिप्स। इलिप्स सारे शेप का, आप कहिएगा सर इलिप्स, इलिप्स किसको बोलते हैं, क्या होता है? तो यह आप लोग मैथमेटिक्स में देखिए, काटने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। वो देख लीजिए, वो सब काटने के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे काटोगे तो सर्कल, ऐसे काटोगे तो इलिप्स, ऐसे काटोगे तो हाइपरबोला, है ना। वो सब डिपेंड करता है काटने के ऊपर। कि आप प्याज को नहीं देखते हो, ऐसे काटोगे तो गोला बनेगा, ऐसे काटिएगा तो खीरा, कभी खीरा काटे हो, ऐसे काटोगे तो गोला निकलेगा। लेकिन ऐसे काटने पर सलाद को देखते हो ऐसे निकल जाता है। तो ये जो पार्ट निकलता है उसको इलिप्स हाइपरबोला इसी तरह से कटना है। वो डिपेंड करता है कैसे आप काट रहे हो। तो ये आपके पास एक मोटा मोटी तौर पर पिक्चर हो गया। इसके बाद इलिप्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो शेप है, पहले वो देख लीजिए। ठीक, इलिप्स में दो सेंटर होते हैं। कितने सेंटर होते हैं, दो। तो जब दोनों को मिलाइएगा तो इसको बोलते हैं मेजर, और इसका आधा लीजिएगा तो बोलेंगे सेमी। सेमी का मतलब होता है आधा। तो सेमी मेजर एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, तो सेमी मेजर एक्सिस को ए बोलते हैं। ठीक, और इसको फिर क्या बोलेंगे बउआ, बी। सेमी माइनर एक्सिस, माइनर मतलब छोटा, सेमी माइनर एक्सिस। देखो बउआ, इसको बड़ा बोलते हैं, लेकिन हमको इसका आधा चाहिए, तो आधा को सेमी बोले। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। ये सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता है, डॉक्टर साहब बैठल है, कोई है, सर क्या हुआ, सर मेजर एक्सीडेंट हुआ है। मेजर एक्सीडेंट हुआ है, मेजर मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना, बड़ा को बोलते हैं। तो भैया यहाँ कहाँ से होगा, मुजफ्फरपुर ले जाओ, जाओ पटना ले जाओ, जाओ, यहाँ नहीं होगा, बहुत बड़ा है ना, तुम लोग तो कोई नहीं, बहुत बड़ा है थोड़ा देर के बाद और क्या है, सर माइनर एक्सीडेंट है। माइनर है, छोटा सा है, हाँ, जाओ खुद से करने दो, कथी बुलाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप क्या कीजिएगा, जब मेजर वाला को बाहर भेज रही, जाओ रेफर हो गया, माइनर वाला को स्टाफ देख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, हम साइन करेंगे। तो अब तक का सिस्टम थोड़ी बदली है, पहले यही होता था। तो सेमी मतलब क्या होता है, आधा, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो ये हो जाएगा ए। तो कहिएगा सर इसका इक्वेशन क्या होगा, ये तो हो गया आपका ग्राफ। ये ग्राफ आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए, ठीक है।
अब कहेगा सर इसका इक्वेशन, तो रुक जाइए, कुछ नहीं, देखिए बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स एक्सिस है आपका और जो वाई एक्सिस है, अगर इसको इसके सेमी और माइनर, सेमी मेजर और सेमी माइनर से अगर आप भाग दीजिएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। अगर ऐसा दिखेगा तो समझ जाइएगा ये किसकी बातें हो रही है, इलिप्स की बातें हो रही होगी, ठीक है ना, किसकी बातें हो रही है, इलिप्स की। चलिए, इलिप्स के बाद हमारे पास चौथा है पैराबोला, पैराबोलिक, ठीक है। तो पैराबोलिक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे, सो जरा देखिएगा, ठीक है। तो इसका होता है y बराबर के एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका ग्राफ देखिएगा, y एक्स स्क्वायर। अब देखो ये देखिएगा, तो y बराबर के एक्स स्क्वायर होगा, तो पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ। अगर मान के चलिए अगर ये माइनस में होता, y बराबर माइनस के स्क्वायर, यही ग्राफ ऐसे बनता, ठीक। अगर यह x बराबर ऐसा होता तो यही ग्राफ ऐसा बनता, देख रहे हो। और अगर यही x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर होता तो यही ग्राफ प्यारे बच्चे ऐसा बनता, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ के सिम्टम्स हो गए कि कौन कौन से जगह पर कौन कौन ग्राफ इस्तेमाल करना है। बस आप बेसिक याद रखो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जहां जहां यूज आएगा वहां वहां हम लोग पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराबोला का हुआ। पैराबोला के बाद हाइपरबोला एक हो जाएगा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा ग्राफ होगा हाइपर बोला, हाइपरबोला का ग्राफ होगा। तो हाइपरबोला का पहले इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स बराबर 1/y, ठीक है। तो ऐसे हालात में एक्स है, ये y है, और ये कुछ इस तरह से होता है। y का मान जितना अधिक रखिएगा x का मान उतना कम होते चले जाएगा, तो कम होते चला गया। अब कहेगा सर y का मान 0 रखेंगे तो 0 रखेगा तो अनंत हो जाएगा, तो अनंत मतलब समझ रहे हो कि अनंत पे जाके सटेगा, इसीलिए इसको सटाना नहीं है, ऐसे करते 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 भगाते चले जाना आगे, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, हाइपरबोला का, ठीक है। किसका ग्राफ हो गया, हाइपरबोला का, ठीक है। अब सवाल है कि हाइपरबोला के बाद ये तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शेप वगैरह का लिखा है, साइन थीटा कॉस थीटा का लिख के दिखाइए। तो चलिए आप ग्राफ में हम लोग आते हैं साइन थीटा पर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। तो हम लोग मान लीजिए साइन थीटा का ग्राफ लिखते हैं, तो आपको पता है ना थीटा का मान +1 से, यहाँ पर जो वैल्यू होती है साइन थीटा की +1 से -1। तो यहाँ देखो ये यहाँ 0 से चालू होगा क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। देखो साइन 0 डिग्री, साइन 90 मतलब π/2, और यही इसका +1 हुआ, मतलब मैक्सिमम मान। साइन पाई पर कितना हो जाता है 0, और फिर साइन जैसे ही ये 2π/3 यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे 270 पर इसका हो जाता है -1, और फिर 2π पर कितना हो जाता है 0। तो ये ग्राफ किसका हो गया बुआ, साइन का हो गया। अब अगर मैं कॉस का ग्राफ देखूंगा तो पता है ना जहां पे साइन मैक्सिमम होता है वहां पे कॉस मिनिमम होता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0 पर मैक्सिमम होगा, π/2 पर मिनिमम होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, π/2, यहाँ पे होगा पाई, और यहाँ पे होगा फिर 3π/2, और यहाँ पे होगा 2π, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, कॉस वाला लेके चलेगा। अगर मैं साइन की बात करूं, इसकी वैल्यू भी +1 से क्या हो जाएगा, -1, ठीक। अगर मैं tan की बात करूं तो tan थीटा का पता है ना 0 से अनंत तक होता है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री यानी π/2। अब देखो आपको पता है कि साइन 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, फिर 0 पर 0, और फिर 90 पर इन्फिनिटी। तो मतलब ये दो लाइन के बीच में ही क्या होगा बउआ, ये झूलते रहेगा, ठीक है। क्योंकि 90 पर प्लस इन्फिनिटी, प्लस मतलब इन्फिनिटी,
और यहाँ पर क्या होता है, इन्फिनिटी और 0 पर 0 होता है, तो tan थीटा का ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक, तो साइन कॉस टेन तीनों का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब एक और तरह के ग्राफ है जिसमें बच्चा बड़ी कंफ्यूज होता है। अब कौन सा ग्राफ है, जैसे मान के चलिए y बराबर x दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा x का मतलब 1 तो y का वैल्यू भी 1, x का 1 तो y का 1, x का 2 तो y का 2, x का 3 तो y का 3। तो कहने का मतलब 1 2 3, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब y बराबर x लीनियर हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मान के चलो y बराबर x से स्क्वायर दिया है, इसका मतलब x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 2 के स्क्वायर 4, x बराबर 3 तो y बराबर इसका हो जाएगा 9। तो ऐसे हालात में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, लेकिन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 4 9, मतलब 1 4 9। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एकदम बढ़ रही है, एकदम रैपिड तरीके से बढ़ रही है, स्क्वायर के रूप में बढ़ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 नॉर्मल बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब सवाल है y बराबर 1/x का। अब ध्यान से देखिए, x बराबर 1 होगा तो y बराबर 1, x बराबर 2 होगा तो y बराबर होगा 1/2, x बराबर 3 होगा तो ये 1/3। तो वैल्यू घट रहा है ना। तो यहाँ पर सपोज कीजिए x बराबर 1 था तो y बराबर 1 था, x बराबर 2 हुआ तो अब घट गया, मतलब यहाँ आ गया 3 तो और घट गया, मतलब हम बढ़ाने के बजाय इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, और इसके बाद वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये किसका ग्राफ है, y बराबर 1/x का। अब अगर इसी में x स्क्वायर रहेगा तो रैपिड घटेगा। तो जो ग्राफ थोड़ा कम टेढ़ा दिख रहा है वो ज्यादा टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, घटेगा ये भी, लेकिन ये थोड़ा कम टेढ़ा है, ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा है, क्योंकि वैल्यू यहाँ ज्यादा घटेगा। तो कहने का मतलब आपको ग्राफ का ये तीनों फॉर्मेट समझ में आ गया कि जब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे तो कैसे काम करना है ग्राफ में। तो जब ज्योमेट्रिक फिगर रहेगा तो इस तरह से, साइन कॉस टेन रहेगा तो इस तरह से, और अगर आपको ये तीनों रहेगा तो इस तरह से हमें काम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए एक इसको नोट करने के बाद ग्राफ के बाद अब हम लोग के पास आखिरी टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे, हाँ जिसको बोलेंगे जियोमेट्री। सबके शेप वगैरह को लिखेंगे और सबके, हाँ जियोमेट्री। तो अभी हम, तो चलिए ज्योमेट्री में हम लोग पहले 2D पिक्चर्स के बारे में जानते हैं। 2D कहने का मतलब जिसके पास सिर्फ 2 एक्सिस हो। तो स्क्वायर, तो स्क्वायर का मान के चलिए ए है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा बउआ, तो आप बोलिएगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी ए का स्क्वायर। ठीक, अगर एक आयत है ए गुने बी, ठीक, तो इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहिएगा तो बेसिक सी बात है ए गुने बी या एल गुने बी। ठीक, अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, सबको पता है, हाफ गुने बेस गुने हाइट। ठीक है, अब सवाल है सर्कल का क्या होगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। ठीक है, ये बिछा दोगे तो कितना हो जाएगा 2πr, और पूरा का एरिया निकालना होगा तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आप एक चीज और देखिएगा, डी बराबर, डी को डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा 2r। ठीक, तो बताइए आर बराबर हम लिख सकते हैं ना d/2। तो कई जगह देखिएगा यहाँ पर ऐसा भी लिखा होगा पाई d/2 आर की जगह और स्क्वायर, देखिएगा लिखा रहेगा पाई d/2/4। फिजिक्स में कई जगह आपको ऐसा इस्तेमाल आएगा, या फिर पाई और 2r को हम लोग d बोलते हैं, यानी d टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब इलिप्स का एरिया, तो इलिप्स का एरिया देखिए क्या, तो इलिप्स का एरिया होता है पाई टाइम्स, इसको एरिया बोल दीजिए, तो एरिया बना पाई टाइम्स सेमी मेजर एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और माइनर मेजर एक्सिस, तो ए इंटू बी। ये किसका एरिया हुआ, वो इलिप्स, किसकी जरूरत पड़ती भी नहीं है हालांकि। ठीक है, तो ये मैंने 2D पिक्चर दिखाया, तो 2D पिक्चर में सिर्फ एरिया आता है, लेकिन अब बात करते हैं 3D पिक्चर में। ठीक है, तो 3D पिक्चर में एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी आएगा। तो 3D पिक्चर में सबसे पहले क्यूब, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा सरफेस एरिया, इसके सरफेस पर कितना एरिया है,
तो पता है 6 गो फेस बनाकर बना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुने, और एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी वॉल्यूम पूछूंगा तो बोलिएगा ए क्यू, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर ये स्फेयर है तो अगर इस स्फेयर का अगर मैं सरफेस एरिया पूछूंगा तो आप तुरंत बोलिएगा सर 4 पाई r स्क्वायर। और अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछूंगा तो 4/3 पाई r क्यू। अब सिलेंडर है, इस सिलेंडर के साथ क्या है, इसको कैंची से काट दो और खोलोगे तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। अगर आप एक ड्रम बनाते हो तो ऊपर से एक ढक्कन, नीचे से एक ढक्कन, बीच में ऐसे मोड़ा हुआ, तो सबसे पहली बात ऊपर वाले ढक्कन को हटा दिए, नीचे वाले ढक्कन को हटा दिए, और इसको काटे तो ये पूरा ऐसे खुला। तो आप सबसे पहले को पूछेगा कि इसका जो रेडियस है वो कितना है आर, इसका रेडियस भी कितना है आर। तो प्यारे बच्चों बात हमको एक बात बताइए, इसकी परिधि कितनी होगी, तो 2 पाई r। इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई r। ठीक, इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। और इस ढक्कन का एरिया पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, सर्कल है। अब एक बात बताओ, किसी वृत्त की परिधि उसकी लंबाई होती है। तो जब आप प्यारे बच्चों ये सिलेंडर है, इसकी परिधि है 2 पाई r, तो जब इसको खोलेंगे तो इसकी परिधि इसकी लंबाई हो जाएगी, इसकी सरकमफ्रेंस इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई r। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई r। और इसकी लंबाई कितनी है, l। इसकी लेंथ ही यहाँ पर 2 पाई r है, और इसकी हाइट कितनी है, h है। तो आप बताइए, अगर मैं इससे पूछूंगा इसका एरिया कितना है, तो आप बोलिएगा इसका एरिया है 2 पाई r इंटू एच। एरिया 2 पाई r, लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा, प्लस ये दोनों भी तो जुटेगा, पाई r स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, सिलेंडर का एरिया हो गया। अब अगर सिलेंडर की आप वॉल्यूम निकालो, ठीक है, तो यहां पर सिलेंडर की वॉल्यूम आती है पाई r स्क्वायर गुने एच। ठीक है, कितने आगे, पाई r स्क्वायर गुने एच। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहां तक हम लोग आज एक बेसिक, इतना आपको पहले से भी आता होगा, बेसिक का नाम है क्या होता है, यही सब होता है। तो चलिए बच्चे लोग, हमने आज लगभग लगभग जितने भी 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ रखे थे उसका एक बार रिकैप करवा दिए हैं। कल की जो क्लासेज होगी ये महत्वपूर्ण क्लासेज है, जिसमें हम लोग कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे, और कहा जाता है कि फिजिक्स का माई बाप कैलकुलस ही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए, कैलकुलस पढ़ेंगे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज तो ज्यादा सवाल नहीं होगा तो आज रहने दीजिए, कल हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर सभी को। हेलो।